नर जनन तंत्र में हम शुरू कहाँ से करेंगे, कौन कौन से भाग होते हैं इसमें नर जनन तंत्र में। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे क्या पाया जाता है, स्क्रोटल सैक, या इसे हम क्या बोलते हैं, वृषण कोष। ध्यान रखना, सबसे बाहर का आपका क्या पाया जाएगा, वृषण कोष, जिसकी संख्या कितनी होती है, एक जोड़ी, मतलब 2 होते हैं स्क्रोटल सैक। इनमें क्या पाया जाता है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, वृषण, जिसको क्या बोलते हैं, टेस्टिस। ठीक है, इसी वृषण में किसका निर्माण होता है बच्चों, यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे क्या है आपका वृषण, और ये वाला आपका क्या है, वृषण कोश। ठीक है, वृषण कोश। अब यहाँ भी इस चीज को समझो, वृषण कोश में क्या है, वृषण, वृषण के अंदर किसका निर्माण हो रहा है बच्चों, शुक्राणुओं का। ठीक है, और शुक्राणु जब यहाँ पे निर्मित हो जाएगा तो ये किस में जाएगा, एपिडाइडिमिस में। ठीक है, ये किसमें जाएगा, एपिडाइडिमिस में, या इसे हम क्या बोलते हैं, अधिवृषण। जो शुक्राणु पूरी तरह से तैयार होंगे, परिपक्व होंगे, वो कहाँ पे होते हैं, अधिवृषण में। ध्यान रखना, ठीक है, अधिवृषण में पूरी तरह से तैयार होने के बाद यहीं पे इनको पोषण भी मिलता है, कहाँ, अधिवृषण में। ठीक है, और यहाँ से शुक्राणु किस में जाएंगे, अब ये जाएंगे शुक्रवाहिनी में। शुक्रवाहिनी को क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस। ठीक है, अब यहाँ से ये शुक्राणु मूव करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और ये आपके कहाँ जाएंगे, शुक्राशय में। ठीक है, शुक्राशय में क्या होता है, ये सहायक जनन ग्रंथियां हैं। शुक्राशय में क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है। ठीक है, जो आपका क्या कहलाता है, सीमन। आगे हम में पढ़ेंगे, तो यहाँ से चिपचिपा गाढ़े रंग का पदार्थ स्रावित होगा, पीला क्षारीय। ठीक है, और इसके अलावा यहीं पे शुक्राशय में क्या पाई जाती है बेटा, इसमें एक शर्करा पाई जाती है जिसे बोलते हैं फ्रक्टोज शर्करा। और फ्रक्टोज शर्करा मैंने आपको पहले भी बताया था कि नर के इसके शुक्राशय के अलावा और कहीं भी नहीं बनता। इसीलिए इसी फ्रक्टोज की वजह से अगर कोई रेपिस्ट है या बलात्कारी है तो उसकी पहचान इसी फ्रक्टोज की वजह से होती है, क्योंकि ये फ्रक्टोज मतलब नर के शुक्राशय के अलावा कहीं और बनता ही नहीं, न तो मादा में बनता है और न ही नर के किसी और भाग में। ये आएगा तो किसके थ्रू आएगा, पेनिस के थ्रू ही बाहर निकलता है, क्योंकि ये किसमें बनता है, शुक्राशय में, और कोई इसका तरीका है ही नहीं। ठीक है, फिर इसके बाद जो ये शुक्राणु है, ठीक है, ये मूव करता हुआ कहाँ पे पहुंचेगा बेटा, प्रोस्टेट ग्रंथि में। ठीक है, तो ध्यान रखना, प्रोस्टेट क्या करती है, जो सीमन यहाँ पे क्या है, गाढ़े रंग का जो सीमन है, ठीक है, तो वो और गाढ़ा ना हो जाए, इससे रोकने का काम कौन करता है, प्रोस्टेट ग्रंथि। इसके अलावा ये शुक्राणु को और एनर्जी प्रदान, शुक्राणु को मेन एनर्जी कौन देता है, फ्रक्टोज, जो कहाँ पाया जाता है, शुक्राशय में। ठीक है, फिर यहाँ पे प्रोस्टेट ग्रंथि, ये जो आपका ये सीमन होगा, सीमन को क्या करेगी, ज्यादा गाढ़ा होने से रोकती है, और दूसरा शुक्राणु को और एक्टिव बनाती है ताकि वो और जल्दी मूव कर सके। फिर इसके बाद आता है बेटा काउपर ग्रंथि, या इसको क्या बोलते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। बल्बो यूरेथ्रल, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, ये दोनों तरफ एक एक पाई जाती है और ये बल्ब के आकार की होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, या क्या बोलेंगे, काउपर ग्रंथि। नाम याद रखना, यहाँ पे लिख लो, या बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है कि बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि किसे कहते हैं, तो ऑप्शन में दे देगा काउपर ग्रंथि, शुक्राशय, और बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, तो आपको याद होना चाहिए कि काउपर ग्रंथि को ही क्या बोलते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। अब ये शुक्राणु मूव करता हुआ कहाँ पहुंचेगा, इधर, तो यहाँ पे शुक्राणुओं को, यहाँ पे ये जो ग्रंथि है ये क्या करती है, मूत्र मार्ग को चिकना बनाने का काम करती है। ठीक है, और इसके अलावा मतलब जो नर का ये है पेनिस या यूरेथ्रा, इसको क्या करेगी, इसको तो ये क्या करती है, अम्लता को, क्षारीयता को, नहीं सॉरी, अम्लता को खत्म करके क्या बनाती है, क्षारीय बनाती है। जो ये मूत्र मार्ग है नर का, उसकी अम्लता को खत्म करके क्या करती है, क्षारीय बनाती है। और दूसरा क्या करती है, जो स्त्री की भेजा
वेजाइना या योनि होती है उसको चिकनाहट प्रदान करने का काम भी करती है। कौन सी ग्रंथि, ध्यान रखना, आपकी काउपर ग्रंथि या बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि। तो ये चीजें क्लियर हुई। देखो एक आपके इस चित्र से बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहला तो नर जनन का चित्र आ जाएगा, तो नर जनन का चित्र आपको पता होना चाहिए, ये बनाना सीख लो। शुरू कहां से, अब इसमें अगर ये पूछेगा कि नर जनन तंत्र में कितने भागों में बांटा गया है इसको, तो नर सबसे पहला आपका क्या है, वृषण कोश। वृषण कोश मतलब एक जोड़ी संरचना जिसमें क्या स्थित होता है, वृषण, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे एपिडाइडमिस होता है। वृषण कोश के अंदर किसका निर्माण होगा, वृषण का। वृषण कोश के अंदर क्या पाया जाएगा, वृषण। वृषण के अंदर किसका निर्माण होगा, शुक्राणु का। शुक्राणु निर्मित होकर कहाँ जाएगा, अधिवृषण में। अधिवृषण इसको पोषण प्रदान करेगा, यहाँ पे शुक्राणु बड़ा हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा। फिर वो कहाँ गति करता है, शुक्रवाहिनी में। शुक्रवाहिनी का मतलब ये क्या है, देखो जो शुक्राणुओं का वहन करती हो, लेके जाती हो, वाहन, शुक्राणुओं का वाहन। यहाँ से शुक्रवाहिनी से कहाँ गया शुक्राणु, शुक्राशय में। शुक्राशय में गया तो वहां पे उसको क्या मिली, एनर्जी मिली, प्लस जिस द्रव के थ्रू वो जा रहा है वो यहाँ पे कैसा होगा, गाढ़ा चिपचिपे रंग का द्रव उसको मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके साथ वो कहाँ आ गया, प्रोस्टेट ग्रंथि में। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करती है, शुक्राणुओं को और सक्रिय बनाती है, ठीक है। और दूसरा क्या करती है, जो गाढ़ा द्रव है वो और गाढ़ा ना हो जाए, उसका स्कंदन और ज्यादा ना हो जाए, उसको कंट्रोल करने का काम करती है। ध्यान रखना पॉइंट इसके। फिर आता है आपका काउपर ग्रंथि या बल्बोयूरेथ्रल। बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि क्या करती है, नर के मूत्र मार्ग की वो अम्लता को खत्म करके क्या बनाती है, छाली बनाती है। और दूसरा क्या करती है, जो स्त्री की वेजाइना है, योनि है, मतलब संभोग के समय या मतलब निषेचन के संभोग के समय इसको क्या करती है, योनि या वेजाइना को चिकना बनाने का काम करती है। समझ में आ गई बात, इतना क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका नर जनन तंत्र। अगर ये चीजें आप पढ़ ले, ये शिशन नहीं होता बेटा, शिश्न होता है, ठीक है। अंडाशय की संख्या स्त्रियों में कितनी होती है, 2। अब ये भी याद रखना, बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल उठता है कि अंडाशय 2 हैं तो अंडे भी 2 आने चाहिए, ठीक है। लेकिन उनकी बारी होती है बेटा, एक महीने में अगर इधर से निकलेगा तो दूसरे महीने में इधर से, तीसरे महीने में फिर इधर से, चौथे महीने में फिर इधर से। बारी बारी से ये अंडोत्सर्ग करते हैं, इकट्ठा नहीं करते, ध्यान रखना, ठीक है। अगर इकट्ठा करेंगे तो 2 अंडा निकलेगा ना, और 2 निषेचित होगा, तो हर बार 2 बच्चे उत्पन्न होंगे, है? लेकिन एक बार में यहाँ से ओवल्यूशन होता है, अंडा कहाँ बनेगा, अंडाशय के अंदर, ओवरी के अंदर, ठीक है। अब यहाँ से आप अंडा बन के कहाँ जाएगा, ये पूरी कौन सी नलिका है आपकी, क्या बोलते हैं इसे, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब में बेटा ये 3 भागों में बटी होती है। ये वाला भाग आपका क्या कहलाएगा, हिमरी, ठीक है। फिर बीच वाला भाग आपकी फैलोपियन नलिका, और यहाँ वाला भाग क्या कहलाता है, संकीर्ण पथ, या इसी को क्या बोलते हैं, स्थूमस, ठीक है। ये जो इस तरह की संरचना दिख रही है ये कहलाती है झालरदार कीट, ठीक है। अब जब यहाँ पे अंडा बन जाएगा, ध्यान से समझना, ठीक है। अगर ये 2 चित्र आपके क्लियर है, एक नर जनन तंत्र और दूसरा मादा जनन तंत्र, तो ये आधा चैप्टर, तो आधा क्या, आधे से ज्यादा चैप्टर आपने फिनिश कर लिए। इसी में से क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपका एमसीक्यूज हो गया वो भी इसी से कंप्लीट हो जाएंगे। आपके 1 लाइनर क्वेश्चन हैं वो भी इसी से कंप्लीट हो जाएंगे, और आपका लॉन्ग तो कंप्लीट हो ही रहा है, प्लस आपका जो डायग्राम है वो भी कंप्लीट हो रहा है इससे, ठीक है। तो यहाँ से अंडा निकला और कहाँ गया, ये झालरदार क्रीप इस तरह से क्या करती है, मूव करती है, जिससे ये जो अंडा है इसके अंदर चला जाता है। फिर ये मूव करता हुआ बेटा यहाँ पे जाके रुक जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इधर से यहाँ पे अंडा रुक गया। ओवल्यूशन का टाइम क्या होता है, पीरियड्स के 12 से 13 दिन या 14 दिन के बीच में ही ये अंडा यहाँ से निकलता है, इसका ये टाइम होता है। तो यहाँ से ओवल्यूशन होगा, अंडा कहाँ पहुंचा, इधर, ठीक है। अब उसी समय जब यहाँ से क्या जाएगा, शुक्राणु, ठीक है, इधर से मूव करता हुआ वेजाइना के थ्रू बहुत सारे शुक्राणु जाते हैं, ध्यान रखना। एक बार
बार के स्खलन में कितने शुक्राणु निकलते हैं? 10 से 12 करोड़। हाँ लगभग 40 करोड़ 400 मिलियन शुक्राणु निकलते हैं। 40 करोड़। ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ से 40 करोड़ ही था, 40 करोड़ ही है, ठीक है। तो यहाँ से शुक्राणु बच्चों मूव करता हुआ इधर जाता है किसके पास? इसमें से सिर्फ एक ही बचता है। ठीक है। अब देखो इनमें कंपटीशन कितना ज्यादा होता है, इतने सारे शुक्राणु एक साथ स्पीड में मूव करते हैं और उसमें सिर्फ एक शुक्राणु कहाँ जाएगा? इस अंडे के पास। जैसे जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी करोड़ों में, यहाँ जो कंपटीशन होता है हम सोचते हैं इतनी वैकेंसी निकली, इतने लोग फाइट कर रहे हैं, यहाँ पे देखो कितने लोग फाइट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये शुक्राणु जैसे ही अंडे से टच होगा ना, वैसे ही अंडा अपने आप को चारों तरफ से क्लोज कर लेता है। अगर उसके बाद के शुक्राणु इसमें टच भी हुए ना, तो भी अंडे में कोई भी एक्टिविटी नहीं होती, क्योंकि जिस शुक्राणु से फर्टिलाइज करना था वो अंदर प्रवेश कर जाता है और सबसे स्पीड वाला शुक्राणु जाता है। और ये चीजें जानते हो, जो स्त्रियों में या पुरुषों में बांझपन का जो कारण होता है, एक रीजन ये भी है शुक्राणुओं की गति। शुक्राणुओं में अगर मूवमेंट, उनकी गति कम होती है ना, तो निषेचन नहीं हो पाता, बच्चे उत्पन्न नहीं हो पाते, ठीक है। तो इसका मूवमेंट भी बहुत मायने रखता है। अब ये फर्टिलाइज हो जाएगा जब, तो युग्मक से क्या बन गया? नर युग्मक और मादा युग्मक, मतलब शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिलकर बच्चा क्या बना देंगे? युग्मनज या जाइगोट। अब ये युग्मनज जब 16 या 32 कोष की अवस्था का हो जाएगा, तो ये फिर मूव करता है बेटा यहाँ से, और कहाँ आएगा? ये जो आपकी गर्भाशय है यहाँ पे, ठीक है, ये ठीक है, मूव करता हुआ ये कहाँ आ जाएगा? गर्भाशय की दीवार में, ठीक है। जब निषेचन हो जाएगा, वो कंडीशन बता रही हूँ। जब निषेचन नहीं होता, मतलब जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता, जब ये शुक्राणु अंडाणु से नहीं मिल पाता, ये जो अंडाणु है ये बेचारा शुक्राणु का इंतजार करता रहता है, ठीक है। और जब ये शुक्राणु इससे नहीं मिल पाता, तब ये जो आपका अंडाणु है ये कहाँ आ जाता है बेटा? इधर, यहां से ये टूटता है अंडाणु। और ये जो गर्भाशय, हाँ एक चीज यहाँ पे मिस हो गई थी, ये जो गर्भाशय की दीवार है हर महीने अपने आप को तैयार करती है। किसके लिए तैयार करती है? यहाँ अंडा जो है वो स्पर्म का इंतजार कर रहा है, और यहाँ जो गर्भाशय है वो इंतजार कर रही है कि ये दोनों मिल जाएं। और ये दोनों जब मिल जाएंगे तब ये अपने आप को इस तरह से तैयार करती है कि आगे भ्रूण बनने में उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। और जब इसमें निषेचन नहीं होता, तो ये जो मोटी हुई परत है, यहाँ पे 3 परतें पाई जाती हैं। कौन कौन सी? पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। सबसे बाहर की परत क्या कहलाएगी? पेरीमेट्रियम। बीच की कहलाएगी मायोमेट्रियम। और सबसे इधर जो गर्भाशय की बिल्कुल आंतरिक भाग में रहेगी वो आपकी क्या कहलाएगी? एंडोमेट्रियम। तो ये परतें गर्भाशय को गद्देदार बनाने का काम करती हैं। और जब इसमें निषेचन नहीं होता बेटा, 28 दिन का पीरियड ये होता है, और जब ये निषेचन नहीं होता, तो निषेचन ना होने की स्थिति में ये अंडा भी मायूस होकर डेड हो जाता है और टूटने लगता है यहाँ से। और ये परतें भी यहाँ से क्या होने लगती हैं? टूटने लगती हैं। और टूट कर ये फिर वेजाइना के थ्रू कहाँ? बाहर आ जाती हैं। और यही क्या कहलाता है? आर्तव चक्र या पीरियड। जब अंडा निषेचित नहीं होता, अनफर्टिलाइज्ड एग, और ये जो गर्भाशय की 3 परतें हैं ये हर महीने क्या होती हैं? टूटती हैं। एंडोमेट्रियम परत, सबसे आंतरिक परत जो होती है एंडोमेट्रियम परत, वो लगातार टूटेगी, और ब्लड के साथ जो यहाँ पे ब्लड होगा और ये परत होगी, उसके साथ ये कहाँ आ जाते हैं? बाहर। और यही पीरियड या आर्तव चक्र कहलाता है। क्लियर हो गई इतनी चीजें? तो देखो, एक ये हो गया नर जनन तंत्र, और ये कौन सा हो गया आपका? मादा जनन तंत्र। ये टॉपिक आपका क्लियर है। इसमें बहुत छोटी छोटी चीजें पूछी जाती है। पूछ देगा गर्भाशय में कितनी परतें होती हैं, सबसे आंतरिक परत क्या कहलाती है? तो ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। सबसे बाहरी पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, ठीक है। फिर ये जो शुक्राणु है ये अंडाणु से कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। अंडाशय ओव्यूलेशन का टाइम क्या? मतलब अंडा का टाइम 12 से 14 दिन, ठीक है। इतने में अंडा निकलकर यहाँ पहुंच जाता है, ठीक है। अब शुक्राणु, एक बार के स्खलन में शुक्राणु की संख्या कितनी होती है? तो ये भी आपको बता दिया,
40 करोड़ या 4 मिलियन। ये तो पहली बेटा कौन सी? बर्थोलिन ग्रंथि, बर्थोलिन ग्रंथि। और दूसरी आपकी कौन सी है? या स्तन ग्रंथि, स्तन ग्रंथि। ठीक है, तो कई बार एमसीक्यूज में ये पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो नर के कॉपर ग्रंथि के समान है, तो वो बेटा कौन सी होती है? बर्थोलिन ग्रंथि। ये कहाँ पाई जाती है? वेजाइना में। और संभोग के समय ये क्या करती है? योनि या वेना को चिकनाहट प्रदान करने का काम करती है। और बर्थोलिन, जैसा इसके नाम से पता चल रहा है, चाइल्ड के बर्थ के समय भी ये इसको थोड़ा सॉफ्ट और चिकना बनाने का काम करती है। कौन सी? बर्थोलिन ग्रंथि। और दूसरी कौन सी है? दुग्ध ग्रंथि। ये आपको पता है कि जब शिशु पैदा हो जाता है उसके बाद यहाँ पे क्या बनने लगती है? कौन सा हार्मोन्स पाया जाता है? लैक्टोजन हार्मोन्स। ठीक है, जो दूध बनाने का काम करता है। ये ग्रंथियां दूध निर्माण में सहायक होती हैं और बच्चे को दूध पूर्ण करवाने का काम कौन करती हैं? हमारी दुग्ध ग्रंथियां। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी होंगी? सहायक जनन ग्रंथियां। नर में सहायक जनन ग्रंथियां कौन सी हैं? एक आपका शुक्राशय हो गया, दूसरा आपका ये शुक्राशय, दूसरी प्रोस्टेट ग्रंथि और तीसरी कावपर ग्रंथि। ध्यान रखना, ये तीनों किसकी हो गई? नर की। और ये दोनों कौन सी हो गई? मादा की। क्लियर है?